हेलो एवरीवन एंड वेरी वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी एरा। सो फ्रेंड्स, आज हम ग्रीक पॉलिटिकल थॉट्स के साथ डील करेंगे। एंड जैसे कि हमने और आप सभी ने सुना होगा कि ग्रीक पॉलिटिकल थॉट्स सबसे पुराने पॉलिटिकल थॉट्स कहे जाते हैं और सबसे सिस्टमैटिक पॉलिटिकल थॉट्स कहे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनसे पहले या इनके साथ और किसी ने पॉलिटिकल थ्योरी नहीं दी और कि कोई किसी ने फिलॉसफी नहीं दी और कोई फिलोसोफर नहीं था उस टाइम, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपनी थ्योरी, अपने थॉट्स को लोगों के सामने रखा, अपनी जनरेशन्स में दिया और नहीं दे पाए, इसीलिए इसे सबसे पहली सबसे पहले फिलोसफर्स, ग्रीक फिलोसफी सबसे पुरानी फिलोसफी कही जाती है और सबसे सिस्टमैटिक और प्रोसीजर्ड फिलोसफी ग्रीक पॉलिटिकल थॉट्स को ही हम मानते हैं। और जैसे कि बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसा भी कहते हैं कि जैसे बहुत सारी फ़िलासफ़ीज़ क्या होती हैं कि वो मेनली स्टेट और गवर्नमेंट की इन प्रॉब्लम्स से ही डील करने वाली फ़िलासफ़ीज़ पे ध्यान देते हैं और इन्हीं को अपने थॉट्स में दर्शाते हैं। लेकिन जो ग्रीक फ़िलासफ़र्स थे, उन्होंने मेनली नेचर ऑफ मैन की स्टडी की और उनके रिलेशंस, यूनिवर्स के साथ उनका क्या रिलेशन है, उस पे ध्यान दिया और उन्हीं को अपनी फ़िलासफ़ी, अपने थॉट्स में उतारा है। और इनकी जो फ़िलासफ़ी होती है, इट्स रियली आउटस्टैंडिंग। इनकी जो फ़िलासफ़ी, इनका जो वर्क होता है, इनका थॉट, इनका एक्सप्रेस करने का तरीका, यानी कि इनकी राइटिंग, इनका लिखने का वे ऑफ राइटिंग और इनके जो थॉट्स हैं और वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर थॉट्स, तो वो चीज़ बहुत अच्छी क्वालिटीज़ थी इनमें। अब इनके कुछ हम फीचर्स पे ध्यान देते हैं, द फीचर्स ऑफ ग्रीक थॉट्स। सो फर्स्ट इज़ एक्सक्लूसिवली पॉलिटिकल कैरेक्टर ऑफ ट्रीटीज़, यानी कि if we take that the ancient Greek political thoughts of another ancient countries like Egypt, India also, Babylonia, China, तो ये सब ट्रीटीज़ क्या करती थी, ये प्योरली पॉलिटिकल नेचर की नहीं हुआ करती थी। ठीक है, सो वी कैन से कि जैसे जो इस तरह की कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो उनकी फ़िलासफ़ीज़ होती, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि ये लोग ज़्यादातर स्टेट और वहाँ की प्रॉब्लम्स के, वहाँ की कंडीशंस के बारे में ज़्यादातर कंसर्न रहते थे और उसी बात को अपनी फ़िलासफ़ी में उतारते थे। लेकिन जो ग्रीक फ़िलासफ़र्स थे, उन्होंने अपनी थ्योरी में प्योरली पॉलिटिकल नेचर को दिया है, पूरी तरह से डेडिकेट किया है पॉलिटिकल थ्योरी को, है ना। और उन्होंने और कोई उसमें मिक्सचर नहीं डाला, जैसे कि हमारी इंडिया में रामायण हो गई, महाभारत हो गई या मनुस्मृति हो गई, तो उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थॉट्स के साथ साथ रिलीजियस मैटर्स को भी उसमें डाला गया है, जिसकी वजह से उसका प्योर फॉर्म जो है वो नहीं बचा। ठीक है ना, तो यही चीज़ जो है ग्रीक फिलोसोफर्स ने नहीं की, उन्होंने प्योरली पॉलिटिकल नेचर पे ही ध्यान दिया है और नेचर ऑफ मैन और उनका रिलेशन यूनिवर्स के साथ, उस चीज़ पे ज़्यादा उन्होंने कंसंट्रेट किया है। सेकेंड, मेन कंसंट्रेशन ऑन द नेचर ऑफ स्टेट। दूसरा, हम जैसे मैंने आपको अभी बताया कि उन्होंने नेचर ऑफ स्टेट के बारे में बहुत ज़्यादा उसमें कंसंट्रेशन किया है, मेन कंसंट्रेशन उनका नेचर ऑफ स्टेट पे रहा है। ओके, तो इसमें जो फिलोसफर्स हैं वो ये बोलते हैं कि जो एक मैन है, जो एक इंसान है, वो पॉलिटिकल एनिमल है। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने स्टेट और चर्च के बीच के रिलेशंस के बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं की है, उन्होंने सिर्फ स्टेट के बारे में बात की है, स्टेट के नेचर के बारे में बात की है। वो कहते हैं कि जो इंसान है वो अकेले कुछ भी नहीं है। ठीक है, अकेले वो कुछ भी नहीं है, उसे जब तक वो स्टेट के साथ नहीं है तब तक उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तभी वो कहते हैं कि जो मैन है वो एक सोशल एनिमल है और वो आइसोलेटेड इंडिपेंडेंट एक यूनिट, आइसोलेटेड इंडिपेंडेंटली वो नहीं रह सकता। ठीक है, वो एक सोशल होल के साथ जब तक ना रहे तब तक वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए, और वो जो होल है वो दैट इज़ स्टेट, तो वो जब स्टेट के साथ जुड़ता है तब जाके उसकी आइडेंटिटी समझ में आती है। यहाँ पे वो स्टेट्स की बहुत सारे फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, जैसे जिसमें वो बोलते हैं कि जो स्टेट्स है वो मोनार्की हो सकता है, एरिस्टोक्रेसी हो सकता है, ओलिगार्ची, डेमोक्रेसी, टायरनी, कुछ भी हो सकता है। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, यानी कि सोशल नेचर ऑफ मैन। सोशल नेचर ऑफ मैन क्या है? उन्होंने ये कहा है कि जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था, ओके, कि जो मैन है उनके लिए वो एक सोशल एनिमल है, और वो यहाँ पे कहते हैं कि जो मैन है वो इंडिपेंडेंटली आइसोलेटेड
कुछ भी नहीं है जब तक कि वो एक हेल्दी स्टेट के साथ नहीं जुड़ जाता। तो वो यहाँ पे कहते हैं कि इंडिविजुअल कुड नॉट बी कंसीव्ड एज एन आइसोलेटेड एंड इंडिपेंडेंट यूनिट, ही कुड अटेन परफेक्शन ओनली इन अ हेल्दी स्टेट। वो कहते हैं कि जो स्टेट है वो लाइफ के लिए भी ज़रूरी है, लाइफ होने के लिए भी, और गुड लाइफ होने के लिए भी ज़रूरी है। ही सेज दैट द स्टेट इज़ नेसेसरी बोथ फॉर द सेक ऑफ लाइफ एज वेल एज गुड लाइफ। मेनली जो ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर्स थे, उनका जो थ्योरी थी, उनके जो थॉट्स थे, वो सिटी स्टेट्स के इर्द गिर्द घूमते थे। सिटी स्टेट्स उनका बहुत मेन एक पॉइंट था, बहुत ही सेंटर्ड पॉइंट था, जिसके बारे में वो बात किया करते थे। और वहाँ की कम्युनिटी के बारे में बात करते थे, जो कि बहुत ही कॉमन लाइफ थी, वहाँ के लोगों की कॉमन पर्पस था, और बहुत सोशल ऑर्गेनाइजेशन था वो। और कंटिन्यूसली जो वहाँ के सिटीजन्स थे वो स्टेट की वेलबींग के लिए पार्टिसिपेट करा करते थे। नाउ विल वी टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन देखिए, ग्रीक थिंकर्स, जैसे कि आप सब सोच ही रहे होंगे कि जो ग्रीक थिंकर्स हैं, ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, वो इतने अच्छे कैसे हैं, मतलब तो कहीं ना कहीं उनके एजुकेशन जो है, उनका बेसिस बहुत बेसिक जो है वो बहुत स्ट्रांग है। इसका मतलब जब वो इतना पढ़ते हैं तो उनके माइंड में एजुकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। दैट इज़ कि जो खुद इतने पढ़े लिखे हैं वो आगे की जनरेशन्स को भी पढ़ाना चाहते होंगे ज़रूर, इसीलिए उनकी नज़रों में एजुकेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो वो कहते हैं कि जो नॉलेज होनी चाहिए वो बहुत ही प्रैक्टिकल होनी चाहिए, जो कि मोडेस्टी को प्रमोट करे, सेल्फ कंट्रोल सिखाए, पेट्रियाटिज़म बताए, सोशलेबिलिटी बताए, और उसी तरह की कुछ क्वालिटीज़ आपके सामने रखें जिसके बारे में आपको वो ज्ञान दे। ऐसी नॉलेज होनी चाहिए, ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। और ये सारी ही नॉलेज जो है, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने सिटीजन्स को ऐसी एजुकेशन प्रमोट कराए। इसलिए जो स्टेट है वो ना ही सिर्फ मॉरल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, बल्कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी है। ना सेकेंड थिंग इज़ रैशनलिज्म। तो रैशनलिज्म देखिए, ग्रीक थिंकर्स ऐसा मानते हैं कि इंसान तभी फ्री माना जा सकता है जब उसके पास रीजनिंग की फ्रीडम हो। ठीक है, रीजनिंग मीन्स रीज़न, हर बात के पीछे रीज़न होना ज़रूरी है, और रीज़न को समझना और भी ज़रूरी है। वो रीजंस ही होते हैं जो इंसान को अपनी लाइफ के साथ कोऑपरेट करना सिखाते हैं। ठीक है, और लोगों के व्यूज़ को वाइडर ब्रॉडन करते हैं। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उनके व्यूज़ में जो रैशनलिज्म है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। और वो कहते हैं कि ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए जो रीज़न के ग्राउंड पे जस्टिफाइड नहीं है, नॉन जस्टिफाइड है। ओके, नाउ सेकेंड थिंग इज़ कंसेप्ट ऑफ लॉ। एंड ये कहते हैं कि जो लॉ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक स्टेट को सही से चलने के लिए लॉज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉज और जस्टिस को वो एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं, और वो कहते हैं लॉज नहीं होंगे तो जस्टिस नहीं हो पाएगा, इसलिए लॉज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जस्टिस लोगों को चाहिए। फिर हम बात करेंगे जस्टिस की। ठीक है, फिर तो ये जस्टिस जो है, जस्टिस के बारे में इनका थॉट ऐसा है कि जो ग्रीक थिंकर्स हैं वो कहते हैं कि जो जस्टिस है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वर्च्यू है, और इसी के चलते इंसान अपने डेवलपमेंट को जगह देता है और अपनी ड्यूटीज़ को निभाता है, क्योंकि वो जानता है कि हम नहीं करेंगे तो जस्टिस के ही हिसाब से हमें सज़ा भी मिल सकती है। अगर जस्टिस हमें बचा सकता है तो वो हमें सज़ा भी दे सकता है। देन व्यूज़ ऑन सिटीजनशिप। सिटीजनशिप में ग्रीक थिंकर्स का कुछ ऐसा मानना है कि जो सिटीजनशिप है वो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को ही मिलना चाहिए, क्योंकि वही आगे जाकर फ़िलासफ़ीज़ क्रिएट कर सकते हैं और कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसलिए सिटीजनशिप वही जो स्टेट के लिए कुछ कर सके वही सिटीजन कहलाना चाहिए, और उसी को सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। तो ऐसा कुछ है उनका सिटीजनशिप के ऊपर। इनइक्वलिटी पे बिलीव ये है कि वो स्लेव और मास्टर्स, ये एक रिलेशन होता है। वो कहते हैं कि स्लेव जो है वो स्लेव ही रहना चाहिए, और मास्टर, क्योंकि इन स्लेव्स को भी ज़रूरी होता है, मास्टर्स की ज़रूरत होती है। अगर स्लेव्स जो हैं वो स्लेव एज अ स्लेव काम नहीं करेंगे तो स्लेव्स का काम कौन करेगा, मास्टर्स थोड़ी ना करेंगे। इसलिए वो कहते हैं कि जो स्लेव्स हैं वो स्लेव्स होने चाहिए। इक्वलिटी हो जाएगी तो स्लेव्स का काम कौन करेगा, और जो स्लेव्स हैं वो कहीं ना कहीं मास्टर स्लेव्स के रिलेशन में बेनिफिटेड होते हैं, क्योंकि वो उन्हें पैसे देते हैं और वो इसी बहाने कुछ ना कुछ स्टेट के लिए कर जाते हैं, इसलिए वो इनइक्वलिटी को फेवर करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअलिस्टिक एलिमेंट।
यहाँ पे ये कहते हैं कि जो इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल को राइट है अपने हिसाब से सोचने का, तो उन्हें पूरी तरह से अपनी दिमाग से सोचना चाहिए और फिलॉसफीज़ डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि इंसान अपने आप में कुछ भी कर सकता है। तो इंडिविजुअल्स को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वो होना चाहिए, ताकि वो नई फिलॉसफीज़, नए थॉट्स को डेवलप कर सकें। प्राइमरी ऑफ डिस्कशन में ये जो फिलोसोफर्स है वो ये कहते हैं कि डिस्कशन बहुत मेन चीज़ है। डिस्कशन से ही हर क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है। तो डिस्कशन जो है वो कोई भी किसी भी थ्योरी को देने से पहले, लोगों के सामने देने से पहले डिस्कशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि डिस्कशन से क्या होता है कि कहीं अगर कुछ, जैसे हमने कोई एक थ्योरी बनाई है, अगर हम लोगों के साथ डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो गलतियां जो हमें नहीं दिख रही हैं वो शायद दूसरे हमें बता दें, और जो अच्छे पॉइंट्स हैं जो शायद हमें डालने चाहिए वो भी हमें दूसरे बता दें। तो ये फ़ायदा होता है डिस्कशन का, इसलिए वो कहते हैं कि डिस्कशन इज़ प्राइमरी, वो ज़रूर होना चाहिए। फिर जो ग्रीक फिलोसोफर्स हैं वो कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी यही लाए हैं, रिलीजियस टॉलरेंस भी यही लाए, जस्टिस यही लाए, और एजुकेशन का भी यही लाए हैं। तो मेनली ये जो डेमोक्रेसी है, यूरोपियंस को पहले नहीं पता था इसके बारे में कुछ, तो इनको ही जानने के बाद, इनको पढ़ने के बाद ही डेमोक्रेसीज़ जो हैं वो यूरोपियंस के दिमाग में आई और उन्होंने सेटअप करना शुरू किया। रिलीजियस टॉलरेंस भी इन्हीं ने यही लाए हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो रिलीजियस है वो एक अलग चीज़ है, तो इसको पॉलिटिक्स के साथ मैच करना सही नहीं है। और जस्टिस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एंड एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर व्यूज़, तो एजुकेशन तो मस्ट है। So this was all about Greek political thoughts, and if you like the video, kindly subscribe the channel. Thank you.